हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं आपका यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें हम डील करने वाले हैं यूनिट 3 का ए और बी सेक्शन। ये कंबाइंड रहेगा, ये एक रिवीजन सीरीज होगी आपकी। वैसे तो हम यहाँ पे पहले यूनिट 7 डिस्कस कर रहे थे, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है आपकी, लेकिन मैंने बोला था आप लोगों को कि हम एक रिवीजन सीरीज लेके आएंगे जो हमारी मेजर यूनिट्स हैं, लाइक आपकी यूनिट 1 हो गई, यूनिट 3 हो गई, यूनिट 6 हो गई एंड यूनिट 9 हो गई। ये ऐसी 4 यूनिट्स हैं जो एक मेजर सेक्शन है जहां से क्वेश्चंस काफी आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिवीजन सीरीज का यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा है आपका फेब्रवरी में, जिनका एग्जाम फेब्रवरी में, दिसंबर का जिन्होंने फॉर्म भरा है, ठीक है, दिसंबर साइकिल का जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, ये जो सीरीज होगी ये उनके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। और जिन्हों जिन्हों जो भरने वाले हैं जून के लिए फॉर्म, उनके लिए तो पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम रिवीजन सीरीज में क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हम यहाँ पे यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, तो ए एंड बी सेक्शन को हम पूरा पहले एक साथ कवर करेंगे। ठीक, उसके बाद सी प्लस डी सेक्शन को फिर ऐसे कवर करेंगे। यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में आपको पूरा नहीं बताऊंगी, सिर्फ यहाँ पे हम कीवर्ड्स में काम करेंगे, जो मेन टॉपिक्स होंगे, और वो सारे टॉपिक को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और या फिर जिससे क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट हम कीवर्ड्स पे काम करेंगे। अगर आपने बीएड एमएड में पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा है, तो ये आपको पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी फरवरी में एग्जाम देना है, ठीक है, दिसंबर साइकिल का जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, उनका फरवरी में एग्जाम है, तो ये सीरीज उनके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, और जो जून में देने वाले हैं वो भी इसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो भी इसको समझ सकते हैं, जिससे आगे जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उनको समझने में दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज देखेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे यूनिट 3 को लिया है। यूनिट 3 एक ऐसा यूनिट है, ठीक है, जिससे हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं और क्वेश्चंस भी इसमें से बहुत आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ से यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलो आज यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप पीवाईक्यू उठा के देखना, वहां पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कंसेप्ट से काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और मैं ये श्योर करती हूँ कि मैं यहाँ पे जो जो टॉपिक को डिस्कस करूंगी कीवर्ड्स के थ्रू, वो आपको पीवाईक्यूज में देखने को मिलेगा। ठीक, कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स, क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रिंसिपल्स के बारे में यहाँ बात करेंगे। और कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या होती है, उनकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, एंड पर्सनालिटी की डेफिनेशन क्या है, और पर्सनालिटी में फ्रॉइड, कार्ल रोजर्स, गॉर्डन ऑलपोर्ट, ये सारा कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि ये जो मेरी पहली रिवीजन सीरीज है वो आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे साइकोलॉजी। मैं बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट कर रही हूँ, कीवर्ड्स में काम करेंगे, लेकिन हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, बिल्कुल इनिशियल से करेंगे, कि आपको जब इसको पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ, कि कैसे कहाँ से शुरुआत हुई थी, कैसे क्या कुछ था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी की यहाँ पे। ठीक है, साइकोलॉजी की थोड़ा पेशेंस रखिएगा, टॉपिक आपको समझ में आएगा। ठीक है, साइकोलॉजी जो है आपकी दो वर्ड से निकल के आई है। एक आया है साइक, दूसरा आया है लॉगस। ठीक है, आप लोग इसको क्या करना है, कॉपी में आपको इसके नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, जैसे मैं बना रही हूं, जब आप रिवीजन करोगे ना, तो आपको खुद लगेगा कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, अगर हम साइक को बात करते हैं, तो साइक हमारा क्या होता है, साइक का मतलब होता है सोल। ठीक है, और लॉगस का मतलब क्या होता है, साइंस। ठीक है, तो साइकोलॉजी दो वर्ड से निकल के आई है, एक साइक हो गया, दूसरा लॉगस हो गया। साइक का मतलब होता है सोल और लॉगस का मतलब क्या होता है, साइंस। ठीक, इनिशियल सबसे पहले अगर हम बात करें साइकोलॉजी में, तो साइकोलॉजी को क्या बोला जाता था, साइंस ऑफ सोल। ठीक है, सबसे पहले इसको हम क्या बोलते थे, साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ सोल। लेकिन लेटर इसको बोला जाने, बाद में कुछ चीज और लोग आए, उन्होंने इसको साइंस ऑफ सोल नहीं बोला, उन्होंने इसको साइंस ऑफ सोल नहीं बोला। एक मिनट, मैं थोड़ा ढंग से लिखूं जैसे आप लोग नोट्स भी बना पाओ। उन्होंने इसको बोला साइंस ऑफ माइंड। ठीक है, क्या बोला,
साइंस ऑफ माइंड, ये क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे पहले क्या बोला गया था साइकोलॉजी को, उन्होंने बोला इसको साइंस ऑफ माइंड, लेकिन फिर बाद में इसको क्या बोला गया, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, नोट करते हुए जाना। तो साइकोलॉजी दो वर्ड से निकल के आई है, साइक और लॉगस। साइक का मतलब हुआ सोल, लॉगस का मतलब हुआ साइंस। इनिशियल सबसे पहले हम साइकोलॉजी को क्या बोलते थे, साइंस ऑफ सोल, बाद में हम इसको क्या बोलने लगे, साइंस ऑफ माइंड, और आज के टाइम में हम इसको क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन में खाली इतना ही इंपॉर्टेंट है आपका, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक, अब आगे के कंसेप्ट में हम क्या देखेंगे, ग्रोथ। ठीक है, एक मिनट रुको, अपने टॉपिक पे आते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, एक मिनट रुको। हाँ, ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ। ठीक, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ को देखो, ग्रोथ और डेवलपमेंट दो वर्ड्स है, हमें ग्रोथ का कंसेप्ट पढ़ना है और डेवलपमेंट का कंसेप्ट पढ़ना है, दो कंसेप्ट हमें पढ़ना है। देखो, दोनों को मैं साथ में लेके चलती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। डेवलपमेंट, ग्रोथ क्या होती है, फिजिकल जो इंक्रीज होता है। ठीक है, ग्रोथ का मतलब क्या है, जो फिजिकल इंक्रीज होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, ओवर अ टाइम, वो क्या होती है हमारी ग्रोथ। लाइक हमारा साइज हो गया, हाइट हो गया, हमारे फिजिकल अपीयरेंस में, ठीक है, जो भी कुछ प्रपोर्शन में चेंजेस आते हैं, वो सारे कुछ क्या होते हैं, हमारे ग्रोथ होते हैं। तो ग्रोथ क्या है, जो फिजिकल इंक्रीज होता है, इसको ऐसे लिखो, इसको कॉपी में लिखते भी रहना। ठीक है, मैं उतना ही लिखवा रही हूं जितना आपको जरूरत है। फिजिकल इंक्रीज है, ठीक है, फिजिकल इंक्रीज इन सम क्वांटिटी, इन सम क्वांटिटी। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी है वो क्या है, किस क्वांटिटी में ये चेंजेस आएंगे, जो हमारी चेंजेस आ रहे हैं फिजिकल बॉडी में, ठीक है, वो क्या है, हमारी हाइट में चेंज होगा, है ना, हमारे शेप में चेंज होगा, ठीक है, हमारी बॉडी में चेंज होगा। ठीक, तो ये क्या है हमारा ग्रोथ। तो अगर ग्रोथ के कंसेप्ट की बात करें तो ग्रोथ क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो भी फिजिकल चेंजेस आते हैं इज नोन एज द ग्रोथ। इसमें हम दो डेफिनेशन की बात करेंगे, ये दोनों ही डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है आपकी, वो क्या आती है, हरलॉक की। किसकी आती है, हरलॉक की। अभी हम इसको देखेंगे हरलॉक ने क्या बोला था। ठीक, दूसरी डेफिनेशन जो हम यहाँ पे देखेंगे वो होगी क्रो एंड क्रो की। किसकी, क्रो एंड क्रो। ठीक, अब हरलॉक ने क्या बोला था, हरलॉक ने बोला था, कौन सा लूं, हाँ, हरलॉक ने बोला चेंजेस इन साइज। देखो इसको लिख भी लो, ठीक है, डेफिनेशंस आ जाते हैं आपकी। चेंजेस इन साइज, चेंजेस इन साइज, प्रोपोर्शन, ठीक है, साइज में चेंजेस होते हैं, प्रोपोर्शन, ठीक है, में चेंजेस आते हैं, डिसअपियरेंस होता है ओल्ड फीचर्स का न्यू फीचर्स में, ये इनका कीवर्ड है, डिसअपियरेंस होता है, यहाँ पे डिसअपियरेंस होता है, जो मैं बोल रही हूँ वो भी, ठीक है, डिसअपियरेंस होता है ओल्ड फीचर्स का इनटू न्यू, इनटू न्यू। तो ये बात किसने कहा था, ये बोला था हरलॉक ने, कि चेंज इन साइज हो गया, प्रपोर्शन हो गया, डिसअपियरेंस होता है ओल्ड फीचर का न्यू फीचर्स में। हम क्या करते हैं, ओल्ड फीचर्स को यहाँ पे डिसअपियरेंस होता है, न्यू को एक्वायर करते हैं। तो ये बात किसने बोली थी, हरलॉक ने बोली थी। उसी में जब हम दूसरे कंसेप्ट में बात करते हैं, क्रो एंड क्रो ने क्या बोला था, ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज है। ये क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड, एक बड़ी गड़बड़ हो गया, रुको एक सेकेंड, हाँ, ये क्या है, स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंज है। ठीक है जी,
कोई दिक्कत है इसमें? तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ का कंसेप्ट, अभी मैं कंसेप्ट की बात कर रही हूँ, यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी आता है, मैंने सिर्फ कंसेप्ट यहाँ पे समझाया। सबसे पहले आपको क्या समझाया है कि साइकोलॉजी क्या होती है, बाद में मैंने क्या समझाया है कि ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ का कंसेप्ट क्या होता है। तो ग्रोथ का कंसेप्ट क्या है? ये एक स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज है, जिसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे जो ओल्ड फीचर्स होते हैं वो डिसअपियर होते हैं और हम एक्वायर करते हैं न्यू फीचर्स को। तो ये क्या होता है? हमारा ग्रोथ होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं फिर अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट के कंसेप्ट को, उसके बाद हम इनके बीच में डिफरेंशिएशन भी देखेंगे डेवलपमेंट की। अच्छा हाँ, एक चीज और यहाँ पे रह गई, तो ये भी देख लो। जो हमारा ग्रोथ होता है वो हाँ, रेड था ना, थोड़ा मैं सही से लिख रही हूँ जैसे आप नोट्स बना पाओ कॉपी में, इसलिए टाइम भी लग रहा है। ये क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्यों होता है? क्योंकि ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, हमारी हाइट को हम मेजर कर सकते हैं, हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक, तो ये ग्रोथ कैसा होता है? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे काम करता है। उसी जगह जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये कैसा होता है? क्वालिटेटिव होता है। कैसे होता है? देखो, इसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों आता है, लेकिन डेवलपमेंट क्या करता है? जो क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म पूरे होल बॉडी में, ठीक है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की ये बात करता है। ठीक है, क्वालिटेटिव चेंज इन ऑर्गेनिज्म एज अ होल, ये ध्यान रखना, ये कीवर्ड है एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट कैसा होता है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डेवलपमेंट कैसा है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक चीज और समझ लो यहाँ पे, ये क्या है? डेवलपमेंट। ये क्या है? डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है? इसका एक पार्ट है। ये हमेशा दिमाग में रखना, ये पूछा जाता है इवन आपके सीटेट और यूपीटेट के जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे भी काम आएगा। ग्रोथ एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर डेवलपमेंट एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर ग्रोथ आता है आपका। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि लगातार डेवलपमेंट होती है ना, पूरी थ्रू आउट द लाइफ ये कंसेप्ट चलता है। ठीक है, अभी हम इसका डिफरेंस समझेंगे तो वहां पे देखेंगे। तो ग्रोथ कैसा है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यहाँ पे क्वालिटेटिव कंसेप्ट आते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्रोथ है क्या, सॉरी, ये जो डेवलपमेंट है क्या ग्रोथ के बिना पॉसिबल हो सकता है? यस। ये एक क्वेश्चन आप पीवाईक्यूज करना, वहां पे देखना कि वहां पे क्वेश्चन आता है कि जो ग्रोथ होता है, जो डेवलपमेंट होता है, क्या वो पॉसिबल हो सकता है विदाउट ग्रोथ? यस, हो सकता है। इट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। ये विदाउट ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, इट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ ये हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये कैसा कंसेप्ट है? ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है। ठीक है, ये एक ब्रॉड है। क्यों? क्योंकि इसको हम अम्ब्रेला टर्म बोल रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ इसमें जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? हमारी प्रिडिक्टेबल होती है। कैसी होती है? हमारी प्रिडिक्टेबल होती है। ये सारे कीवर्ड्स लिख लो, आपको ज्यादा कुछ भी नहीं लर्न करना पड़ेगा। और ऐसे अगर फ्लो चार्ट में बनाओगे तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। ठीक है, यहाँ ये कैसी होती है? प्रिडिक्टेबल होती है। ग्रोथ को हम बता सकते हैं। यहाँ पे सोशल जो एक्सपेक्टेशन होती है, सोशल जो इंटरेक्शन होता है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सोशल एक्सपेक्टेशन वो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा यहाँ ये डेवलपमेंट हैज अ पोटेंशियल हैजार्ड। ठीक है, ये भी एक वर्ड है आपका। पोटेंशियल हैजार्ड भी कहाँ पे आएगा? आपका डेवलपमेंट भी ही आएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है यहाँ पे? इस पे एक क्वेश्चन एक और आया हुआ था कि जो अर्ली डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। ठीक है, जो हमारा अर्ली डेवलपमेंट होता है, जो शुरुआती दौर में जो भी हमारा डेवलपमेंट होता है वो ज्यादा क्रिटिकल होता है लेटर डेवलपमेंट में। तो अर्ली डेवलपमेंट इज क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। ठीक, तो डेवलपमेंट क्या हो गया?
डेवलपमेंट हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट पे काम करता है। यहाँ पे डेवलपमेंट हैज अ पोटेंशियल हैजार्ड, यहाँ पे जो अर्ली डेवलपमेंट होता है इज क्रिटिकल देन द लेटर डेवलपमेंट, है ना। सोशल इंटरेक्शन, सोशल एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर करता है। इवन हम इसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। ये एक ब्रॉड टर्म है। ये कैसा टर्म है? ये एक ब्रॉड टर्म है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि ग्रोथ कैसा होता है। हमारे क्वांटिटेटिव जो चेंजेस आते हैं, जो हमारी फिजिकल बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं, फिजिकल अपीयरेंस में जो भी चेंजेस आते हैं, लाइक हमारा हाइट हो गया, फिजियोलॉजिकल जो चेंज होते हैं कह सकते हो, वो क्या होता है? हमारा ग्रोथ होता है। डेवलपमेंट क्या था, कैसा होता है? क्वालिटेटिव चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म एज अ होल, ये पूरे होल की बात करता है। अब इसके जब हम इसको डिफरेंस को समझेंगे तो आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे। इसमें कोई दिक्कत? आगे चले, आगे आ जाओ। अब बात करते हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक मिनट। हाँ, डेवलपमेंट क्या डिफरेंस होता है दोनों में? देखो, इसको वन बाय वन करते हैं। कहाँ गया? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ कैसा होता है हमारा? ग्रोथ हमारा कैसा होता है? फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। अभी हमने कीवर्ड्स में देखा, ये क्या होता है? फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कैसा होता है हमारा? ओवरऑल चेंज पे बात करता है। किस पे बात करता है? ओवरऑल चेंज पे बात करता है, ठीक। देन ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव चेंज की बात करता है, ठीक। ये क्वांटी प्लस क्वालिटेटिव दोनों की बात करता है, ठीक। उसके अलावा जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द लाइफ नहीं होती है। ग्रोथ एक टाइम के बाद वहां पे सेचुरेशन आ जाता है, वहां पे रुक जाती है, ठीक है। जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट ऑफ लाइफ नहीं होती है, ठीक। लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो थ्रू आउट द लाइफ होता है, ठीक है, जन्म से मरण तक थ्रू आउट ऑफ लाइफ होता है, ठीक। फिर आते हैं, ये क्या होता है? जैसे अभी हमने बोला कि ये थ्रू आउट द लाइफ नहीं होता है, ठीक। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये हम जब मैच्योरेशन अटेन कर लेते हैं वहां पे जाके ये रुक जाता है, ठीक है। स्टॉप्स आफ्टर मैच्योरेशन, मैच्योरेशन तक फिर ये रुक जाता है, उसके बाद स्टॉप हो जाती है हमारी ग्रोथ एक टाइम पीरियड के बाद, ठीक। लेकिन ये कैसा होता है? प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव मतलब गतिशील होता है, ठीक। इसमें चेंजेस आते रहते हैं, ठीक। ये जो ग्रोथ होता है वो किसकी वजह से होता है? मल्टीपल जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये किसकी वजह से अकर्स होता है? ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ सेल, ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मल्टीप्लीकेशन, इट अकर्स ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स, ऐसे बोल सकते हो इसको, ठीक। देन ये कैसे होता है? यहाँ पे मैचुरेशन और इंटरेक्शन होता है विद द इन्वायरमेंट। ये किसकी वजह से आता है? डेवलपमेंट अकर्स मैचुरेशन एंड इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ। ये कैसा होता है? सेलुलर होता है। कैसा होता है? सेलुलर होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? ऑर्गेनाइजेशनल होता है, ऑर्गेनाइजेशनल होता है। मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ इसमें से मैंने कीवर्ड्स जो भी मेरे पास थे सिर्फ मैंने कीवर्ड्स निकाले हैं, उसके और कुछ नहीं, ठीक है। ग्रोथ क्या होता है? पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, अभी हमने बोला, ठीक है। ग्रोथ क्या होता है? पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट है। और ये कैसा है? ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। ये क्या है? एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। ग्रोथ इसका एक पार्ट है, ठीक। फिर आ जाओ, यहाँ पे क्या होते हैं? जो चेंजेस होते हैं ना वो पर्टिकुलर जो हमारा बॉडी एस्पेक्ट होता है उसमें होते हैं, मतलब पर्टिकुलर बॉडी में होते हैं, ठीक है। चेंजेस इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बॉडी, एस्पेक्ट ऑफ बॉडी, ठीक।
यहाँ पे क्या होता है, जो चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म एज अ होल, ऑर्गेनिज्म एज अ होल, ठीक है। उसके अलावा लास्ट, अभी इसमें मैंने एक चीज और बोली थी, जो डेवलपमेंट होता है इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, लेकिन जो ग्रोथ है मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ग्रोथ, एक मिनट, ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, ठीक। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या होता है, डेवलपमेंट पॉसिबल होता है विदाउट द ग्रोथ। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे आपके, ठीक, जो इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप क्वेश्चंस देखोगे आपको मिलेंगे, ये क्वेश्चन जो ये आपके क्या बोलते हैं इसको, जो डिफरेंस है ये एक इंपॉर्टेंट है, जिसमें ग्रोथ कैसा होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं ग्रोथ में, डेवलपमेंट में क्या होता है, ओवरऑल चेंजेस आते हैं आपके। ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव है, ठीक है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दो कंसेप्ट होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे। डेवलपमेंट की बात करें, अगर नहीं भी पढ़ा तो वीडियोज में जाकर देखना, इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चीजें आती हैं, ठीक है। ये ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ रहता है, डेवलपमेंट थ्रू सॉरी, ग्रोथ जो होता है थ्रू आउट द लाइफ नहीं चलता है, ये आफ्टर मैच्योरेशन रुक जाता है। लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो थ्रू आउट द लाइफ चलता है, ये एक प्रोग्रेसिव है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है सेल्स का, और जो डेवलपमेंट होता है वो मैच्योरेशन और इंटरेक्शन होता है उसका इन्वायरमेंट के साथ। ये सेलुलर सेलुलर होता है, ये ऑर्गेनाइजेशनल होता है। ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, ठीक है। यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं ग्रोथ में वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी में होते हैं, लेकिन उसी जगह जब डेवलपमेंट में बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म, पूरे ऑर्गेनिज्म में एज अ होल चेंजेस आता है। ग्रोथ मे नॉट ब्रिंग द डेवलपमेंट, यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट द ग्रोथ, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो गया, आपका कंसेप्ट समझ में आया। मैं एक एक पॉइंट को लेके यहाँ पे चल रही हूँ कि आपको कहीं से दिक्कत ना आए। साइकोलॉजी हमने देखा क्या होता है, उसके बाद हम ग्रोथ पे आए, फिर हम डेवलपमेंट पे आए, दोनों के फिर हम डिफरेंसेस पे आए। अब हम आते हैं इसकी प्रिंसिपल्स पे, ठीक। कोई दिक्कत इसमें, ऐसे ही कॉपी में नोट्स बनाते चलना, ठीक है। उस प्रिंसिपल्स ये मैंने कराया भी हुआ है वीडियो में, प्लेलिस्ट में जाके देखना, ये मैंने कराया हुआ है। यूनिट 3 का ए सेक्शन मैंने पूरा कंप्लीट कराया आपका, ठीक है, जाके देखना। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। देखो मैंने ये कराया हुआ है यहाँ पे, एक मिनट में दिखाती हूँ आपको, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लेंगे, ठीक है। एक मिनट, ये रहा आपका प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। ये रहा कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म प्रिंसिपल होता है, इंटीग्रेशन होता है। इसके मैं सिर्फ यहाँ पे कीवर्ड्स में आपकी बात करूंगी खाली, ठीक है। तो इसी को मैं कीवर्ड्स बता रही, जिन लोगों ने नहीं देखा ये उनके लिए है कि एक बार जाके वो प्लेलिस्ट में देख लेंगे, ये मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। आ जाओ एक मिनट, हाँ। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। देखो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे पहला प्रिंसिपल क्या होता है आपका, सेफेलोकॉर्डल, लिख लो, इंपॉर्टेंट है, सेफेलोकॉर्डल, ठीक है, सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। अब ये बताती हूँ ये होता क्या है। फिर आता है प्रोक्सिमो डिस्टल, फिर आता है आपका प्रोक्सिम्यो डिस्टल, ठीक है, प्रोक्सिमो डिस्टल। फिर आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। मैंने वैसे तो बहुत सारे होते हैं, मैंने वही रखा है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी, ठीक है। देन आ जाओ लास्ट जनरल, हाँ, जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसको वन बाय वन को समझाती हूँ, थोड़ा सा सजा भी दूं, दिखने में अच्छा लगे।
आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल हो गया। अब देखो, जब हम सेफेलोकॉर्डल की बात करते हैं, सेफेलोकॉर्डल का मतलब क्या होता है आपका, सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है, सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है आपका, ये जो ग्रोथ होती है ना, ये हेड टू डाउनवर्ड चलती है, हेड टू टू, हेड टू टू, हाँ ऐसे बोल सकते हो इसको, हेड टू टू बोल सकते हो इसको। मैं दूसरा पेन यहाँ पे यूज करूँ, रुको कौन सा यूज करूँ, यहाँ पे ग्रीन यूज करूँ, हाँ ये हेड टू टो चलती है, ठीक। लेकिन अगर उसी जगह हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो ग्रोथ होती है आपकी हेड, मतलब इसको ऐसे समझो, ऐसे किसको, ये हेड है, ये यहां से चलेगी और ऐसे आएगी, हेड टू टो, तो ये क्या होती है आपकी सेफेलोकॉर्डल, मतलब हेड टू फुट बोलो या फिर हेड टू टो बोलो, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो ये क्या होती है आपकी सेफेलोकॉर्डल होती है। उसी जगह जब प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करते हैं, ये क्या होती है, ये आपका एक सेंटर है, ये क्या है आपका एक सेंटर है, सेंटर टू एक्सटर्न फेरी फेरी, ठीक है, सेंटर टू एक्सट्रीम जाती है ये, तो वो क्या होती है आपकी प्रॉक्सिमोडिस्टल होती है। अगर बोले सेंट्रल एक्सेस टू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी, ठीक है, सेंट्रल एक्सेस टू द, यहाँ पे अगर बोले आपको सेंट्रल एक्सेस टू द एक्सट्रीमिटीज, ये आपका आया हुआ टर्म है, ऑफ द बॉडी, तो ये क्या होगा आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल होगा, ठीक। अगर आपसे बोले हेड टू टो, या फिर कभी कभी ये भी आ जाता है, आया हुआ ये फ्रॉम हेड टू फुट, एक मिनट, हेड टू फुट, तो वो क्या होगा आपका सेफेलोकॉर्डल हो जाएगा, ठीक। फिर आते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की बात करते हैं। अभी हम लोगों ने सबसे पहले जब डिफरेंस समझा था, वहां पे हमने क्या देखा था कि ये जो ग्रोथ होता है, ये जो डेवलपमेंट होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है, रुको एक मिनट, इसको हटा दो, ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की हम बात करें, तो कंटिन्यूटी में बात करें, जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, डेवलपमेंट आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ ये चलता ही रहता है, ठीक। तो ये कैसा प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसी जगह जब हम सिक्वेंशियलिटी की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट जो होता है ये एक ऑर्डर में होता है, एक सिक्वेंस में होता है, लाइक हेड टू टो, सेफेलोकॉर्डल, मतलब सर से पैर तक हम पहले आते हैं, ठीक। उसी तरह सेफेलोकॉर्डल भी सिक्वेंशियलिटी में आ गया आपका, और प्रॉक्सिमोडिस्टल सेंट्रल टू एक्सट्रीमिटीज, ठीक। तो ये क्या होता है आपका सीक्वेंस, मतलब जो डेवलपमेंट होता है वो एक सीक्वेंस में चलता है, ठीक। इतने में कोई दिक्कत। फिर आते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। अगर हम जनरल टू स्पेसिफिक की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, सबसे पहले वो क्या करेगा, मतलब अपने मतलब पूरे हाथ पैर हिलाने, जब वो रोएगा तो क्या करेगा कि उसके जितने भी हाथ पैर वो सब कुछ हिलाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो फिर ग्रो करेगा, तो वो क्या करेगा, जब वो रोएगा तो सिर्फ उसके आंख से आंसू ही आएगा, ठीक। तो ये क्या होता है जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक। इसमें मतलब बच्चा पहले स्टार्टिंग में क्या करेगा, अपना सर भी हिलाने लगेगा, पैर भी हिलाने लगेगा, हाथ भी हिलाने लगेगा, ठीक, तो सारे बॉडी पार्ट उसके हिलने लगेंगे। लेकिन फिर जब जैसे जैसे वो ग्रोथ होती रहेगी, वैसे उसको समझ में आएगा कि सिर्फ जब रोते हैं तो सिर्फ आंखों से आंसू आते हैं, ठीक। तो इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझ लो, फोर्टस फोर्टस मूव्स टू इट्स होल बॉडी, मतलब जो अपने पूरे शरीर को वो हिलाता है, ठीक है। इनकेपेबल ऑफ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, मतलब वो पूरा स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, अपने पूरी बॉडी को वो हिलाता है, ठीक है। मतलब ये जो पोस्ट नेटल पीरियड होता है आपका, इन्फेंट का पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी पीरियड्स यहाँ पे आते हैं, जहाँ पे जनरल टू स्पेसिफिक होते हैं। जो हमारा प्रिंसिपल होता है डेवलपमेंट का, ठीक है, वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। सिक्वेंशियलिटी होती है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी होती है, प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकॉर्डल भी आपका सिक्वेंशियलिटी में ही आ जाता है ये आपका, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भी होता है इसमें। तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की, यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में नहीं कर रही हूँ, डिटेल के लिए आप जाके वीडियोज में देखना, सिर्फ मैंने कीवर्ड्स को यहाँ पे
ऐड किया है। ठीक, अब जनरल टू स्पेसिफिक को ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे जैसे बच्चा इन्फेंट है, उसको उसके सामने कोई चीज रखी हुई है, ठीक, तो उसको वो पाने के लिए क्या करेगा, अपना सर भी हिलाएगा, हाथ भी हिलाएगा, पैर भी हिलाएगा, सब कुछ अपने बॉडी के सारे ऑर्गन्स को हिलाएगा। लेकिन जब वो फिर धीरे धीरे स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक हो जाएगा, तो उसको पता चलेगा कि इस अगर चीज को मुझे उठाना है तो सिर्फ मुझे क्या करना है, हैंड का यूज करना है। तो ये जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ये ऑर्डर में चलता है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं फिर हम कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात। मैं वन बाय वन चल रही हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हाँ, कोग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इसके जो प्रोसेस हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है मतलब संज्ञानात्मक विकास। इसका मतलब क्या होता है, जो भी ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न, जितने भी बच्चे हैं वो सीख सकते हैं। ठीक है, अपने इन्वायरमेंट से उनकी जो लर्निंग होती है वो क्या कर वो उसमें क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर पाते हैं, अपने इंटेलेक्चुअल माइंड का वो यूज कर पाते हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। तो ये सारा कुछ होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बेसिकली फोर प्रोसेसेस के बारे में, कुछ प्रोसेसेस के बारे में बात की गई जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले जो प्रोसेस है उसमें आता है आपका अटेनमेंट, अटेनमेंट कह रही हूँ, अटेंशन आता है। ठीक है, एक मिनट, उसमें आता है सबसे पहले आपका अटेंशन। इसको हम अभी समझेंगे कि अटेंशन होता क्या है। ये उसमें सीक्वेंस में याद रखिएगा आप। ठीक है, अटेंशन, अटेंशन के बाद आता है क्या? परसेप्शन, परसेप्शन। ठीक, परसेप्शन के बाद क्या आता है आपका? मेमोरी, मेमोरी। ठीक, उसके बाद क्या आता है आपका? रीजनिंग। ठीक है, फिर आता है आपका रिफ्लेक्शन। क्या आता है? रिफ्लेक्शन। देन लास्ट आता है आपका इनसाइट करना। अब ये होता क्या है, ये प्रोसेस है जो हमारे जब भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तो ये सारे प्रोसेसेस वहां पे होते हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ। सबसे पहले उसमें क्या आता है आपका? अटेंशन। अब अटेंशन क्या होता है? फिर आता है परसेप्शन, परसीव करना, मेमोराइज करना, उसके बाद उसमें रीजनिंग करना, फिर उसका रिफ्लेक्शन देख पाना, बाद में उसको इंसाइट कर लेना। ये सारी चीजें होती है। इसको क्या करना है आपको? सीक्वेंस में ही याद करना है, क्योंकि सीक्वेंस में ही इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा क्या बोलता है कि जो भी चिल्ड्रंस है, ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न। ठीक है, लर्निंग रेफर्स टू द अडेप्टेशन ऑफ वंस इन्वायरमेंट थ्रू द यूज ऑफ अ कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ये जो लर्निंग होती है वो क्या होती है? हमारे कॉग्निटिव जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसकी थ्रू होती है, उसका यूज करके होती है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल में वो कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, वो एबिलिटी होती है कि वो जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको वो अडॉप्ट कर पाए। क्लियर है? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में समझने में दिक्कत तो नहीं हुई? ठीक, अब आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कुछ प्रोसेस होते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कुछ प्रोसेस के थ्रू समझते हैं। ये सारे क्या है? दीज आर द प्रोसेसेस। ठीक है, दीज आर द प्रोसेसेस। अगर हम प्रोसेसेस में बात करें, सबसे पहले आता है अटेंशन। अटेंशन कहने का मतलब क्या है? फोकस ऑन अ सिलेक्शन ऑफ सेंसरी स्टिमुली। मतलब यहाँ पे हम अटेंशन देंगे, हमें कौन सा सेंसरी स्टिमुली को सेलेक्ट करना है। ठीक, तो इस स्टेज में क्या करेंगे? फोकस किस पे रहेगा? फोकस होना सिलेक्शन ऑफ सेंसरी स्टिमुली। फिर बाद में आता है परसेप्शन। जब परसेप्शन में आएंगे तो हम क्या हो जाएगा? परसेप्शन का मतलब क्या होता है? धारणा। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। सबसे पहले हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि किस स्टिमुलस को हमको सेलेक्ट करना है। परसेप्शन, फिर हम उसके लिए क्या धारणा बनाते हैं। धारणा मतलब कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? डिटेक्शन आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, इंटरप्रिटेशन आ जाएगा सेंसरी इंफॉर्मेशन का। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका? डिटेक्शन आएगा, ऑर्गेनाइजेशन आएगा, और सेंसरी जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसका डिटेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, ये सारा कुछ कहाँ पे आएगा? हमारा परसेप्शन में आएगा। कह सकते हैं संवेदी जानकारी की पहचान, संगठन और व्याख्या यहाँ पे शामिल होता है। ठीक, ये हो गया हमारा परसेप्शन। बाद में क्या आता है? मेमोरी। मेमोरी कहने का मतलब क्या? जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? रिटेन करेंगे। मतलब ये जो स्टिमुलस था उसके लिए हमने जो भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे इस स्टेज में मेमोराइज करेंगे, और जरूरत पढ़ने पे उसको हम रिकॉल भी करेंगे। ठीक, फिर आता है रीजनिंग की बात। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो हम क्या करेंगे? ये जो भी नॉलेज है, ठीक है, जिसको हमने वो किया है,
लर्न किया है, मेमोराइज किया है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे अपने न्यू इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो रीजनिंग हम तभी कर पाएंगे ना, जैसे पुरानी प्रीवियस नॉलेज है उसको नई नॉलेज के साथ हम क्या करेंगे, एसिमिलेशन करेंगे यहाँ पे, और उससे कुछ हम क्या करेंगे, रीजनिंग में कंक्लूजन्स निकालते हैं। रीजनिंग में हम क्या करते हैं, कंक्लूजन्स निकालते हैं, पुरानी नॉलेज को नई नॉलेज के साथ मिला करके हम कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं। फिर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, हम रिफ्लेक्शन कैसे देख पाएंगे, जब हम उसको इवेल्युएट करेंगे अपने आइडियाज को, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको हम इवेल्युएट करके देखेंगे, या फिर उसका सोल्यूशन फाइंड करना, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम फाइंड करना भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक। उसके बाद आता है इनसाइट। इनसाइट में क्या होता है, हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं न्यू रिलेशनशिप को बिटवीन टू सेगमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, मतलब ये जो हमारी पुरानी नॉलेज थी, ये जो हमारी नई नॉलेज है, उनके बीच में जो रिलेशन है उसको हम यहाँ पे इंसाइट कर लेते हैं, मतलब उसको हम समझ पाते हैं। देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस आता है आपका अटेंशन। जब हम अटेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं स्टिमुलस को। वो स्टिमुलस आपका कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड जो भी, ठीक। उसके बाद उसके लिए हम क्या करते हैं, एक धारणा बना लेते हैं, ठीक है। धारणा कैसे बनेगी, हम जब उसके बारे में कुछ चीजें देखी, उसको मतलब उसकी इंफॉर्मेशन को निकालेंगे तभी तो हम उसकी धारणा बना पाएंगे उसके बारे में। फिर जो भी इंफॉर्मेशन हमें सेकेंड स्टेज में मिली है उसको हम क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे, रिटेन करेंगे, ठीक। अब उस चीज जो हमने जो इंफॉर्मेशन को मेमोराइज किया है, वो हम जब रीजनिंग में आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम रीजनिंग कैसे कर पाएंगे, जब उसका हम कंक्लूजन निकाल पाएंगे। मतलब जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है, जो प्रीवियस मेमोरी थी, उसके साथ हम जो नई इंफॉर्मेशन है जो अभी मुझे मिली है, उसको हम क्या करेंगे, उसको रिलेट करके देखेंगे, उससे हम कोई कंक्लूजन निकाल के देखेंगे। बाद में हम उसका रिफ्लेक्शन देखेंगे उस इंफॉर्मेशन का, और उसके बाद हम उसको इंसाइट कर लेंगे कि एक पुरानी जो नॉलेज थी मेरी और जो अभी की नॉलेज थी, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक। तो ये होता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं और फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, कौन कौन से प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। आगे चले, अब बात करते हैं कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। किसकी, कॉग्निटिव, एक मिनट, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक। अब जब हम बात करते हैं कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की, ठीक है, ये भी मैंने करवाया हुआ है वीडियो में, देख लीजिएगा आप, ठीक है। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, कुछ टर्म्स होते हैं आपके जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला टर्म आता है इसमें स्कीमा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले टर्म आता है यहाँ पे स्कीमा, ठीक। दूसरा टर्म आता है यहाँ पे एसिमिलेशन। क्या आता है, एसिमिलेशन। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दिया किसने था, पता है सबको, नहीं पता है, पता ही होगा, बीएड एमएड किया है तो पता ही होगा। एकोमोडेशन, ठीक है। देन लास्ट आता है हमारा इक्विलिब्रेशन, ठीक है, इक्विलिब्रेशन, ठीक। ये टर्म्स है जो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है, तभी आप क्वेश्चंस को रिलेट कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चंस को रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट आ जाता है कि स्कीमा के बारे में। एक मिनट, गलत लिख दिया मैंने, रुको, स्पेलिंग गलत है, रुको। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा ढंग से लिख रही हूँ, जैसे आप लोग भी नोट्स इसके बना पाओ, नहीं तो ऐसे मैं लिखती रहूंगी तो आप लोग नोट्स नहीं बना पाओगे, ठीक है। स्कीमा, ये रिवीजन सीरीज का मतलब ही यही है कि आप लोग एक फ्लो चार्ट के थ्रू पूरे एक यूनिट को समझ पाओ। मेरी कोशिश रहेगी मैं फ्लो चार्ट के थ्रू जो भी यूनिट्स का रिवीजन कराऊं उसे फ्लो चार्ट के थ्रू कराऊं, और उसे आप वैसे ही बनाओ और एग्जाम टाइम में उसको समझ पाओ उसे, ठीक है। सबसे पहली बात आती है स्कीमा, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये भी देख लो कि ये दिया किसने था, पता तो सबको ही होगा, जीन पियाजे। किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे ने क्या किया था, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की बात की थी। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में उन्होंने बताया था, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात की थी। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या है, उन्होंने बोला जो हमारा विकास होता है वो स्टेजेस में होता है,
ठीक है। एक स्टेज जब में हम पहली स्टेज में जाएंगे सबसे पहले, फिर हम दूसरी स्टेज में जाएंगे, फिर हम तीसरी स्टेज में जाएंगे, फिर हम चौथी स्टेज में जाएंगे। ये पूरा डेवलपमेंट स्टेजेस में ही होता है। एक जगह आपका और नाम आएगा, अभी आगे बताती हूँ फिर उसे, ठीक है। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट किसने दिया था? आपका जीन पियाजे ने दिया था, जिसमें 4 कंसेप्ट के बारे में उन्होंने बात किया था। सबसे पहला था आपका स्कीमा, ठीक है, जिसके थ्रू उन्होंने कॉग्निटिव जो थ्योरी थी उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जिसमें सबसे पहला कंसेप्ट है आपका स्कीमा, दूसरा है आपका एसिमिलेशन, तीसरा है आपका एकोमोडेशन, देन है आपका इक्विलिब्रिएशन। ठीक, अब बात करते हैं स्कीमा। स्कीमा को कैसे याद कर सकते हो? मैं सिर्फ कीवर्ड्स यहाँ पे लिखूंगी, ओनली कीवर्ड्स, ठीक है। स्कीमा को आप लोग ध्यान कर सकते हो, हमारा जो ब्लॉक ऑफ नॉलेज, क्या बोलोगे इसको? ब्लॉक ऑफ नॉलेज, ठीक है। ब्लॉक ऑफ नॉलेज कहने का मतलब क्या है? हमारा दिमाग, हमारा माइंड, ठीक है, हमारी माइंड में क्या होता है? बहुत सारी नॉलेज होती है। ये क्या है? हमारा स्कीमा। देन आते हैं हम एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? कोई जो पुरानी नॉलेज है, ठीक है, जो हमारी प्रायर नॉलेज है, उसके साथ हम क्या कर पाए? नई नॉलेज को एग्जिस्ट, ऐसे बोलो उसको, एग्जिस्टिंग जो स्कीमा होता है, इसको देखो जो आपके क्वेश्चंस में आता है ना, मैं वैसे लिख रही हूँ। एग्जिस्टिंग जो स्कीमा है, ठीक है, स्कीमा क्या है? ब्लॉक ऑफ नॉलेज है। उसमें हम क्या करते हैं? नई नॉलेज को, न्यू नॉलेज को यहाँ पे एड ऑन करते हैं, ठीक है। न्यू नॉलेज को हम यहाँ पे क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ठीक। तो स्कीमा क्या हो गया? ब्लॉक ऑफ नॉलेज हो गया। एसिमिलेशन क्या हो गया? यहाँ पे हम क्या करते हैं? ये एक तरीके से जो हम न्यू नॉलेज होता है, ये एक प्रोसेस होता है। एसिमिलेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है उसमें हम क्या करते हैं? न्यू नॉलेज को फिट करने का काम करता है। देन हम आते हैं एकोमोडेशन। देखो एकोमोडेशन कब आता है? एकोमोडेशन वाला प्रोसेस कब होता है? एसिमिलेशन में क्या होता है? एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है जब कोई न्यू इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, है ना, समझना इस चीज को। एकोमोडेशन में जब कोई हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन है, उसको हमको क्या करना, और उसके लिए हमारे पास एग्जिस्टिंग स्कीमा नहीं है ना, हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए हमारे पास एग्जिस्टिंग इस प्रोसेस में क्या होता है? एसिमिलेशन नहीं होता है, मतलब एग्जिस्टिंग स्कीमा नहीं होता है। उस केस में हमारा एकोमोडेशन आता है। उस केस में हमारा क्या आता है? एकोमोडेशन होता है, जहां पे न्यू स्कीमा को हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं न्यू स्कीमा को। अभी मैं रिपीट भी कर दूंगी, ठीक है। क्रिएट करते हैं न्यू स्कीमा को, कि जिससे हम क्या कर पाए? यहाँ पे न्यू नॉलेज को ऐड कर पाए, ठीक है। जो न्यू इंफॉर्मेशन है उसको ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे न्यू स्कीमा को क्रिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा स्कीमा होता है वो एग्जिस्टिंग स्कीमा जो था एसिमिलेशन के प्रोसेस में, वो नहीं होता है, ठीक। फिर आता है इक्विलिब्रिएशन। इक्विलिब्रिएशन में क्या आता है? बैलेंस हो जाता है हमारा, बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन, जब हम बैलेंस कर पाते हैं एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। इसका बहुत बड़ा सा कंसेप्ट भी है, बड़ा सा नहीं मतलब बीए ने पढ़ा होगा आप लोगों ने, पूरा एक फ्लो चार्ट में वो दिखाते हैं, ठीक है। तो जब हम बैलेंस कर पाते हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में, वो स्टेज हमारी क्या होती है? इक्विलिब्रियम की स्टेज हो, इक्विलिब्रिएशन की स्टेज होती है। तो स्कीमा क्या होता है? हमारा ब्लॉक ऑफ नॉलेज होता है। एसिमिलेशन क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग स्कीमा, ठीक है। एग्जिस्टिंग स्कीमा में हम क्या करते हैं? न्यू इंफॉर्मेशन को एसिमिलेट कराते हैं। एकोमोडेशन क्या होता है? when this process of assimilation is not possible, जब ये प्रोसेस जो है एसिमिलेशन की वो पॉसिबल नहीं हो पाती है, बिकॉज देयर आर नो स्कीमा into which it to fit a new data, ठीक है। जब ये जो प्रोसेस है एसिमिलेशन की, वो इस स्टेज में पॉसिबल नहीं हो पाती है जिसमें हमको न्यू स्कीमा फिट करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक नए स्कीमा को क्रिएट करते हैं, उस नॉलेज को यहाँ पे फिट करने के लिए। फिर बात करते हैं इक्विलिब्रेशन की। इक्विलिब्रेशन में क्या होता है? यहाँ पे हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, या फिर सॉरी, ये एक स्टेट ऑफ बैलेंस है। ये क्या है? इट इज द स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। क्लियर है? तो ये कुछ 4 कंसेप्ट थे जिसको आपको याद में रखना। सीक्वेंस में याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीक्वेंस में ये नहीं पूछे जाते हैं, अभी तक तो नहीं पूछा है, ठीक है। स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रिएशन, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब हम बात करते हैं स्टेजेस, ठीक है। स्टेजेस जो दिए थे, ठीक है, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहीं पे डिस्कस कर लें। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट,
देखो 4 स्टेजेस के बारे में बात की थी इन्होंने, एक मिनट रुको मैं फ्लो चार्ट में बना दूं इसको, इस आसानी से आप याद कर पाओ, ठीक है। देखो इन्होंने 4 स्टेजेस के बारे में बात की थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो पहली स्टेज थी उनकी, वो क्या थी आपकी, सेंसरी मोटर। एक मिनट, जो पहली स्टेज थी वो क्या थी, सेंसरी स्टेज या सेंसरी मोटर स्टेज बोलो इसको, ठीक है। दूसरी जो स्टेज थी वो क्या थी आपकी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज थी। तीसरी जो स्टेज थी वो क्या थी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। चौथी जो स्टेज थी वो क्या थी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। अब एक मिनट रुको, प्री ऑपरेशन हो गई, सजा दो, जैसे दिखने में अच्छा लगेगा तो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको सजा दे रही हूँ, ठीक। सेंसरी जो मोटर स्टेज है, ठीक है, अब उसका हम देख लेते हैं एज कितना होता है। एक मिनट इसे देखो, सेंसरी मोटर जो होता है आपका 0 to 2 ईयर्स, 0 to, यहाँ पे लिख दो 0 to 2 ईयर्स होती है, ठीक। और आपका प्री ऑपरेशनल कितना होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आता है 2 to 7 ईयर, 2 to 7 ईयर। फिर कंक्रीट की बात करें, ये 7 से 11 साल, ठीक है। और 11 प्लस, ठीक है, या फिर 12 प्लस आपके फॉर्मल में आ जाते हैं। जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है उसको भी क्या किया गया, 6 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक मिनट, उसको भी क्या किया गया, 6 पार्ट्स में, सेंसरी मोटर स्टेज को भी 6 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब वो 6 पार्ट्स क्या थे आपके, वो लिख लो, उनके एज भी याद रखिएगा, ठीक है, ईयर्स याद रखिएगा। सबसे पहला आता है आपका रिफ्लेक्सेस, सबसे पहला क्या आता है आपका, रिफ्लेक्सेस, ये सीक्वेंस में याद रखिएगा। रिफ्लेक्सेस होता है आपका 0 से 1 मंथ होता है, हाँ 0 से 1 मंथ के लिए होता है, ठीक। उसके बाद आता है आपका प्राइमरी, इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चंस आए हुए हैं। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, इसका एज ग्रुप क्या है आपका, 1 से 4 मंथ, ठीक। देन आ जाओ, तीसरा है आपका सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, क्या है, सेकेंडरी, और इसको भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है पीपीटी के थ्रू, ठीक है, जो होती है 4 से 8 महीने की, ठीक है, 4 से 8 महीने की। फिर आ जाओ, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन के बाद आती है आपकी कौन सी स्टेज, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन जो होती है आपकी 8 से 12 मंथ, ठीक है। फिर आ जाओ, लास्ट है आपकी, जो आपकी ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली भी स्टेज बोली जाती है, टर्शरी, ये आपके सभी एग्जाम्स में काम आएगा, ये टॉपिक ऐसा है, सर्कुलर रिएक्शन, ठीक है, जो होती है आपकी 12 से 18 मंथ, ठीक। इसमें कोई दिक्कत, इसको भी थोड़ा सजा देते हैं, जैसे जब पढ़ो तो अच्छा लगे, है ना। रिफ्लेक्सेस जो होती है 0 से 1 मंथ के लिए, ठीक है। देन होती है आपकी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, फिर आता है आपका सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन 4 से 8 महीने के लिए, ठीक है। देन आता है आपका कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन जो होता है आपका 8 से 12 महीने के लिए। देन आता है आपका टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन, ये होता है आपका 12 से 18 महीने के लिए, ठीक। इसमें कोई दिक्कत। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन में, ये कीवर्ड्स यहाँ पे एक मिनट को,
रिफ्लेक्स रैंडम एंड रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं तो ये देखो मैं इसको समझा रही हूँ, जो बोल रही हूँ वो आप अपनी कॉपी में लिख लेना इसको, ठीक है। रैंडम एंड रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं तो ये ऐसी सब स्टेज है जहां पे जो बच्चा होता है ना, जो इनबॉर्न बच्चा होता है, वो क्या करता है अपने रिफ्लेक्सेस के थ्रू, ये रिफ्लेक्सेस में क्या आता है, मतलब रिफ्लेक्सेस को बोलते हैं सजगता, ठीक है, उसके थ्रू यहाँ पे वो करता है, मतलब यहाँ पे आता है आपका शकिंग और जो लुकिंग होता है, ठीक है। यहाँ इस स्टेज में क्या होता है, बच्चों को हर चीज को शक करने की आदत होती है, अंगूठा चूसने लगते हैं, कोई भी चीज दो उसको वो चूसने लगते हैं, तो वो क्या आता है आपका, एक मिनट को जरा सा, एक मिनट में लैपटॉप चार्ज पे लगा दूं, एक एक मिनट रुकना बस। दो मिनट। हाँ, रिफ्लेक्सेस में क्या था आपका, यहाँ पे जो शकिंग और लुकिंग होता है आपका, ठीक है, मतलब जब इन्फेंट अपने शक कोई भी चीज उसको दो तो क्या करता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, ठीक है, इन्फेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी चीज उनको दो तो उसको क्या करते हैं, शक करने लगते हैं, ठीक है, उसको देख, मतलब कुछ बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, पंखे को देखते ही जा रहे हैं, कुछ भी किधर भी उनको बुलाते रहो लेकिन वो क्या करेंगे, एक ही चीज को देखते रहेंगे, तो वो क्या होता है हमारा, वो किस में आता है हमारा, रिफ्लेक्सेस में आता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रिफ्लेक्सेस में शकिंग एंड लुकिंग, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, शकिंग एंड लुकिंग। इस केस में क्या होता है, बच्चा क्या करता है, चूसना, देखना, ये सारी चीजें वो यहाँ पे करता है, अपने इन्वायरमेंट में देखता है, ठीक। फिर बात आती है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। जब प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये क्या होता है, 1 से 4 महीने के लिए होता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है ना, वो जो एक्शन है, अंगूठा जो चूस रहा है ना, उसको जानबूझ के वो एक्शन करता है। इस केस में क्या करता है, उस एक्शन को जानबूझ के करता है। दिस सब स्टेज इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन, सेंसेशन एंड न्यू स्कीमा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या आता है, एक स्कीमा आ जाता है। इस केस में स्कीमा नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, स्कीमा आ जाता है, जहां पे वो इस उस एक्शन को जानबूझ के इंटेंशनली रिपीट करता है उस एक्शंस को, है ना। तो वो किस में आता है, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन में आ जाता है। देन हम आते हैं सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन की बात करते हैं। जो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या होता है, इस टाइम पे ये जो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन होता है, 4 से 8 महीने की जो स्टेज होती है, यहाँ पे बच्चा ज्यादा फोकस्ड होता है ऑन द वर्ल्ड, मतलब जो भी दुनिया है उसकी तरफ वो फोकस्ड हो जाता है। चाइल्ड बिकम्स मोर फोकस्ड ऑन द वर्ल्ड एंड बिगिंस टू intentionally repeat an action in order to trigger a response in the environment। ठीक है, ये शब्द समझ, ये वर्ड समझिएगा, सेंटेंस पूरा। वो क्या करता है, बिगिन टू इंटेंशनली रिपीट एन एक्शन, इंटेंशनली वो रिपीट करता है उस एक्शन को इन ऑर्डर टू ट्रिगर अ रिस्पॉन्स इन द एनवायरमेंट। मतलब क्या करता है, जानबूझ के वो चीज करता है उसको दोबारा से सुनने के लिए। मतलब किसी बच्चे को, जैसे एक बच्चा है, ठीक है, वो उसको खड़खड़ाहट की, जैसे कोई चीज बजा रहा है तो उसको खड़खड़ाहट की जैसे आवाज आ रही है तो जानबूझ के फिर से उसको बजाएगा, ठीक है। एक चीज उसने बजाई, उसको उसकी आवाज आई तो उसको क्या करेगा, जैसे गाड़ी को हॉर्न है, एक बार उसने बजा दिया, दोबारा फिर उसको जाके जानबूझ के जाके बजा के आएगा उसी हॉर्न को, उसी आवाज को सुनने के लिए, ठीक। तो वो किसमें आता है, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में आता है, ठीक है। इंटेंशनली वो उस एक्शन को रिपीट करता है कि जिससे वो दोबारा से फिर बजे, है ना, ट्रिगर करे। फिर आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, कंबाइन हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, कंबाइन होता है स्कीमा, ठीक है, कंबाइन करते हैं स्कीमास को इन ऑर्डर टू अचीव अ डिजायर्ड इफेक्ट, ठीक है। ये एक कीवर्ड है कंबाइंड, इसको लिख लो, कंबाइन स्कीमा इन ऑर्डर टू डिजायर इफेक्ट, ठीक है। सिर्फ इतना ही लिखो यहाँ पे और मैं समझा दे रही हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो स्कीमाज होते हैं ना, 8 से 12 महीने में वो कंबाइन होते हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, अपने डिजायर इफेक्ट वो जो चाहता है उसके लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से ये होता है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, बच्चा जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पेसिफिक क्वालिटीज को समझने लगता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने लगता है, उसको रिकॉग्नाइज कर पाता है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन में, जिसे ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ठीक।
ये आखिरी स्टेज है जहाँ पे सेंसरी जो मोटर स्टेज है यहाँ पे खत्म हो जाती है, और इसी स्टेज में उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज भी इसको बोला जाता है। ठीक, तो ये है आपकी टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन। ठीक है, जिसमें आपका होता है ये 12 से 18 महीने के लिए। ठीक, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, आगे चलते हैं, प्री ऑपरेशनल की बात करते हैं। ठीक है, प्री ऑपरेशनल की हमने कितनी की बात की, कितना लिखा है एक मिनट को, 1 2 3 4 5 स्टेजेस ना, एक स्टेज और है, रुको रह गया, मैंने 6 की बात की थी ना, एक यहाँ पे लिख लो नीचे ही। जो आपकी सॉरी ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज ये नहीं होती फिर, क्योंकि हमारी जो लास्ट स्टेज होती है ना वो ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसको हटा दो यहाँ पे एक मिनट को। ठीक है, रुको मैं बता रही, क्योंकि जो ऐसे ध्यान रख सकते हो, मैंने भी ऐसे याद रखा था कि जो हमारी लास्ट स्टेज होती है वो कौन सी होती है, हमारी ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज होती है। ये कौन सी स्टेज होती है लास्ट आपकी, अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट, अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट। ठीक है, इस स्टेज में आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। ये जो स्टेज है, इस स्टेज में क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। जो भी मेंटल ऑपरेशंस होते हैं वो बच्चा इस स्टेज में करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे खाली एक्शंस पे फोकस नहीं होता है, ये तो आपके उसमें आता है एग्जाम में कि कौन सी स्टेज होती है जहाँ पे बच्चा सिर्फ एक्शन पे फोकस नहीं करता है, तो दिस इज द स्टेज। यहाँ पे क्या होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है टुवर्ड्स द वर्ल्ड थ्रू द मेंटल ऑपरेशन रेदर देन प्योरली थ्रू द एक्शन। यहाँ पे स्टार्ट होता है बिगनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट परमानेंस, और यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज का एंड भी हो जाता है। ठीक है, तो पहली स्टेज क्या थी, रिफ्लेक्सेस, दूसरी स्टेज क्या थी, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, तीसरी सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन, फिर टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन, देन आपका अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट। ठीक, अब आगे चलते हैं, हम प्री ऑपरेशनल की बात करते हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ, प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होती है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया आपका, प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ, मैंने उल्टा ही रखा है इसको। हाँ, देखो प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी दो पार्ट होते हैं। अब दो पार्ट एक कौन से होते हैं, एक मिनट। सबसे पहला जो होता है प्री ऑपरेशनल को दो पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। ये कहाँ से होती है, 2 से 7 साल के लिए होती है। कहाँ तक होती है, 2 से 7 साल के लिए होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको दो पीरियड में डिवाइड किया गया। जो पहला पीरियड है उसे बोलते हैं प्री कंसेप्चुअल, प्री कंसेप्चुअल पीरियड। आप लोग लिखते भी जाना इसको, ऐसा नहीं कि सिर्फ वैसे मैं लिखती रहूं, है ना। इसे बोलते हैं इंट्यूटिव इंट्यूटिव थॉट पीरियड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इंट्यूटिव थॉट पीरियड बोलते हैं। ठीक है, ये जो प्री कंसेप्चुअल पीरियड होता है आपका, ठीक है, ये होता है आपका 2 से 4 साल के लिए, 2 to 4 years। ठीक है, फिर आता है इंट्यूटिव थॉट पीरियड जो होता है, ये होता है आपका 4 से 7 साल के लिए, 4 to 7 year के लिए होता है। ठीक, प्री कंसेप्चुअल पीरियड होता क्या है, ठीक है, प्री कंसेप्चुअल पीरियड क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका, सिंबॉलिक एक्टिविटी आती है। यहाँ पे क्या आता है आपका, सिंबॉलिक एक्टिविटी आती है। ठीक है, फिर आ जाओ, यहाँ पे क्या होता है आपका, फीलिंग इज ट्रू बट कैन नॉट एक्सप्लेन। यहाँ पे जो फीलिंग्स होती है वो कैसी होती है, ट्रू होती है, फीलिंग ट्रू होती है, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बट कैन नॉट एक्सप्लेन। सिर्फ इतना लिखना है, बहुत ज्यादा लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक, अब इसकी प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होती है 2 से 7 साल, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, समझो इसको। यहाँ पे मैं एक एक लिख रही हूँ, यहाँ पे इसको ऐसे ही अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक, देखो प्री ऑपरेशनल ये जो स्टेज होती है, ये यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज होता है, रैपिड कंसेप्चुअल डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं, जिसको दो पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, प्री कंसेप्चुअल पीरियड और इंट्यूटिव
थॉट पीरियड, प्री कंसेप्चुअल पीरियड में सिंबॉलिक एक्टिविटी आती है। इंट्यूटिव थॉट पीरियड में क्या होता है, इंट्यूटिव थॉट पीरियड आपका 4 से 7 साल के लिए होता है, जहां पे फीलिंग तो ट्रू होती है लेकिन हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। यहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं कि ये कौन सी स्टेज में आता है। ईगोसेंट्रिज्म आता है, सेंट्रेशन आता है, बच्चा अपने को ही केंद्र में समझता है, जो है सब मुझे ही देख रहे हैं, है ना, सेंट्रेशन आ जाता है, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी ऑपरेशन नहीं आता, मतलब इरिवर्सिबिलिटी होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, इरिवर्सिबिलिटी होती है, इरिवर्सिबिलिटी होती है। इरिवर्सिबिलिटी कहने का मतलब क्या होता है, 2+5 है, ठीक है, 7 हुआ, ये तो वो समझ जाएगा, लेकिन अगर उससे बोल दो 5+2 क्या होगा, तो वो उसको नहीं समझ पाएगा, ठीक। तो ये क्या है, इरिवर्सिबिलिटी हो गई। इरिवर्सिबिलिटी के बाद आता है एनिज्म, एनिमिज्म, एनिमिज्म मतलब जो नॉन लिविंग थिंग है ना, उसका जो टॉय है ना, उसमें भी उसको समझेगा कि उसमें उसको लिविंग समझेगा, समझेगा कि अगर उसको मारेगा तो उसको, मतलब उसने अगर उसको मार दिया, ठीक है, हाथ से कुछ कर दिया, तो उसको लगेगा उसको चोट लग गई है, ठीक है। तो उसमें मतलब हर चीज में उसको लगेगा कि जैसे एक लिविंग थिंग, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, उसको भी वो लिविंग थिंग समझेगा, यहाँ पे ऐसा समझ लो एनिमिज्म को, ठीक। फिर यहाँ पे ट्रांसडक्टिव रीजनिंग आती है, क्या आती है आपकी, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। क्वेश्चंस करना, देखना, आपको मिलेगा ये चीज, ठीक है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग आती है, फिर आती है, और इसके अलावा यहाँ पे क्या आ सकता है, सारी चीजें होगी ना, लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी आता है, इगोसेंट्रिज्म हो गया, सेंट्रेशन हो गया, इरिवर्सिबिलिटी हो गया। अच्छा, कंजर्वेशन जो होता है ना, वो यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है, कंजर्वेशन यहाँ पे नहीं आता है। कंजर्वेशन कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये आपने क्या किया, ये एक बकेट ऐसे रखा, ठीक है, और एक ग्लास ऐसे रखा, सेम मतलब 1 लीटर ऑफ वाटर आपका इसमें भी है, 1 लीटर ऑफ वाटर इसमें भी है। जब बच्चे से आप पूछोगे तो बच्चा क्या करेगा, जिसका शेप बड़ा होगा ना उसको बोलेगा उसमें ज्यादा पानी है, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन नहीं है, ठीक। तो ये बात थी आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज की। अब आ जाओ यहाँ पे कंक्रीट वाले में, ठीक है। कंक्रीट ऑपरेशन को जिसे ठोस क्या बोलते हैं इसको, ठोस संचालन, संचालन चरण बोलते हैं, कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड, ये क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में। यहाँ पे क्या होते हैं, लॉजिकल थॉट्स आते हैं, क्या होते हैं हमारे, लॉजिकल थॉट आते हैं, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तो लॉजिकल थॉट्स आते हैं, मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंक्रीट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो भी कंक्रीट प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सोल्यूशन निकालते हैं लॉजिकली, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, चाइल्ड का जो कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है वो इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पे क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, यहाँ पे क्या आता है, डिसेंट्रेशन आता है, डिसेंटरिंग आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, डिसेंटरिंग आता है, ठीक। डिसेंटरिंग कहने का मतलब है चाइल्ड जो होता है वो क्या करेगा, मल्टीपल एस्पेक्ट को यहाँ पे देखेगा, ठीक है। फिर आता है रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी कहने का मतलब क्या है, बच्चा समझ पाता है कि 5+2 अगर 7 होता है तो 2+5 भी 7 ही होगा, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी आती है। उसके अलावा कंजर्वेशन आता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, अगर बच्चों को पता है कि 1 लीटर पानी है तो चाहे इस बर्तन में रखो चाहे इस बर्तन में रखो, दोनों में वो सेम ही रहेगा, ठीक है, कम और ज्यादा नहीं होगा, तो कंजर्वेशन आता है। उसके अलावा और यहाँ पे क्या आ सकता है, कंजर्वेशन के अलावा क्लासिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है आपका, क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन आता है, क्लासिफाई कर पाता है, ठीक है। सीरेशन आता है, ये वर्ड लिख लो, सीरेशन, ठीक है, सीरेशन आता है यहाँ पे, मतलब जो आपका जो कंसेप्ट होता है ना, इंक्रीज और डिक्रीज, और जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम में जो इंक्रीज और डिक्रीज वाली चीज होती है, वेट में इंक्रीज और डिक्रीज है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे वो समझ पाता है, ठीक। अब आगे आ जाओ, आगे बात करते हैं फॉर्मल ऑपरेशन की, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशन की, अब फॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है आपका, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ऑपरेशनल स्टेज में देखो यहाँ पे क्या आता है आपका, जो आपका एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे क्या आता है आपका, एब्स्ट्रैक्ट जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो यहाँ पे वो सॉल्व कर पाता है, ठीक है। उसके अलावा हाइपोथेसिस, ये वर्ड आता है आपका,
ठीक है, चीजों को हाइपोथेटिकली वो सोच पाता है, ठीक है, हाइपोथेटिकल सोच पाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है आपका एनालॉजीज, एनालॉजिकल एंड डिडक्टिव रीजनिंग आती है, ठीक है। तो ये सारा क्या था आपका फॉर्मल ऑपरेशनल में था, जो आपकी 11+ से शुरू होती है, शायद 18 तक जाती है, ये वेरी भी करता है, ठीक है, 11+ मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का, ठीक। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। जहां पे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा ये देख लेते हैं, एक मिनट रुको जरा सा, हाँ एक मिनट पीछे आओ। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, ठीक। साइकोलॉजी क्या होती है, ये 2 टर्म से मिलके बनी हुई है, ठीक है, ठीक। फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट के कंसेप्ट को बात की, ठीक है। और इसके अलावा क्या देखा हम लोगों ने, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट देखा, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट देखा, उनकी स्टेजेस के बारे में बात की, ठीक। इसके बाद हमारा पर्सनालिटी का कंसेप्ट आता है, किसका कंसेप्ट आता है, पर्सनालिटी का, एक मिनट, पर्सनालिटी का कंसेप्ट आता है, जो, चलो पर्सनालिटी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे टाइम तो हो गया है लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। पर्सनालिटी की अगर हम बात करें यहाँ पे, एक मिनट, पर्सनालिटी, ठीक है। पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी जो है वर्ड परसोना से बनी है, लैटिन वर्ड परसोना से मिलकर बनी है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है, थ्योरेटिकल मास्क है, और डिटेल में समझना है तो वीडियोस को देख लो जाके। थ्योरेटिकल मास्क है, ठीक है। ये पर्सनालिटी कैसी होती है, यूनिक होती है। उसके अलावा ये रिलेटिवली स्टेबल होती है, ठीक है। और ये कैसी होती है, रिलेटिवली स्टेबल होती है, ठीक। और क्या होती है इसमें, डायनेमिक ओरिएंटेशन होता है इसका, डायनेमिक ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर पर्सनालिटी कैसे होते हैं, पर्सनालिटी में सोशल इंटरेक्शन होता है, क्या होता है, सोशल इंटरैक्शन होता है, ठीक। तो ये सारा कुछ था आपका पर्सनालिटी का, ठीक। तो पर्सनालिटी क्या हो गई हमारी, पर्सनालिटी वर्ड परसोना से निकल के आई है, ये एक थ्योरेटिकल मास की तरह है, जो जो आपके थ्योरेटिकल जो वो थिएटर्स होते हैं वहां पे इसको पहनते थे, ठीक है। ये एक यूनिक क्वालिटी होती है, रिलेटिवली स्टेबल होती है, कंसिस्टेंट होती है, स्टेबल होती है, डायनेमिक ओरिएंटेशन होता है ऑर्गेनिज्म का, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। फिर बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की। जब हम टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की बात करते हैं, थ्योरीज की नहीं बात कर रहे हैं, ध्यान देना, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में आ जाओ, 2 तरह की पर्सनालिटी होती है, एक होती है एक्सट्रोवर्ट, 2 कह रही हूँ, 3 तरह की होती है, एक होती है एंट्रोवर्ट, एक होती है आपकी एम्बीवर्ट, ठीक। एक्सट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जो बहुत सबसे लोगों से मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं जल्दी आसानी से, ठीक है, हंसते खेलते रहते हैं, ठीक है, मतलब सोशल होते हैं। जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो जस्ट अपोजिट होते हैं एक्सट्रोवर्ट के, और जो एम्बीवर्ट होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट प्लस इंट्रोवर्ट दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स को ये कैरी करते हैं, ठीक। इसके बाद एक चीज यहाँ पे ये देख लो, रुको मैं स्लाइड में दिखा देती हूँ, ये थ्योरीज बहुत ज्यादा है इसमें, इसलिए मैं इसको स्लाइड्स में दिखाती हूँ, रुको। ये कंक्रीट हो गया आपका, एक मिनट, हाँ। इसको देखो, कई सारी जो आपकी वो होती हैं, क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी हम लोग ने देख ली, जिसमें आपकी देखा जाए तो जो पर्सनालिटी होती है उसके कई सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। कई सारे करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम जब बात करते हैं टाइप अप्रोच की, किसकी बात करते हैं, टाइप अप्रोच की, ठीक। जिसमें हम पढ़ेंगे हिप्पोक्रेट्स की टाइपोलॉजी क्या होती है, क्रिशमर की टाइपोलॉजी क्या होती है, शेल्डन की टाइपोलॉजी क्या होती है। हिप्पोक्रेट्स ने क्या किया था, अ टाइप इज अ सिंपल अ क्लास ऑफ इंडिविजुअल सेट टू शेयर अ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। टाइप में क्या होता है,
वो लोग जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं। इट मीन्स दैट पीपल आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक दे आर शेयर इन कॉमन। यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो कैटेगरीज होती है उसको क्या करते हैं, जो लोगों के बीच में कॉमन कैटेगरीज होती है उसके थ्रू यहाँ पे इसको क्लासिफाई करते हैं टाइप अप्रोच में। सबसे पहले हम बात करते हैं हिप्पोक्रेट्स की। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स ने बात की थी, यहाँ पे ये देखो, ही पोस्टुलेटेड, ये पूछा जाता है दैट अवर बॉडी हैज 4 टाइप्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इन्होंने 4 टाइप्स की फ्लूइड के बारे में बात की थी। ठीक है, ये लिख लेना आप लोग, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड एंड फेल्गम। एवरी पर्सन इज कैरेक्टराइज बाय द प्रोमिनेंस ऑफ वन टाइप ऑफ फ्लूइड विच डिटरमाइन द टेम्परामेंट, जो डिटरमाइन क्या करती है, टेम्परामेंट। दस ही क्लासिफाइड पीपल इनटू द फॉलोइंग। मतलब क्या है, हिप्पोक्रेट्स ने 4 टाइप्स की टाइपोलॉजी दी थी, जिसमें उन्होंने फ्लूइड के बारे में बात की थी और बताया था जिस पर्सन में किसी एक फ्लूइड की ज्यादा, मतलब कोई एक फ्लूइड जिसमें ज्यादा होता है वो उस तरह की टेम्परामेंट को शो करता है। जिसमें कॉलरिक उन्होंने बात की थी, मेलानकोलिक बात की थी, सैंगुरी बात की थी, फैल्गमेटिक बात की थी। मेलागोनिक की बात करें तो यहाँ पे प्रीडोमिनेंस किसका होता है, येलो बाइल का होता है। ठीक है, येलो बाइल का होता है। ये पर्सन कैसे होते हैं, इरिटेबल होते हैं, रेस्टलेस होते हैं और हार्ड ब्लडेड होते हैं। मेलनकोलिक की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक बाइल होता है। ठीक है, नेगेटिव। वैसे ही बच्चे यहाँ पे सैड होंगे, डिप्रेस्ड होंगे। ठीक है, उनको जिंदगी से कोई आशा नहीं रह जाएगी। सैंगुरी की बात करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, ब्लड हाई होता है, यहाँ पे ब्लड आता है आप सैंगुरी में। जहाँ पे ये लोग कैसे होते हैं, चीयरफुल होते हैं, एक्टिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ठीक है, लाइफ के टूवर्ड्स। फेल्गमेटिक की बात करें, यहाँ पे क्या होता है, फेल्गम का प्रोमिनेंस ज्यादा होता है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, काम होते हैं, क्वाइट होते हैं। ठीक, अब इसको ऐसे समझो, मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, इसको एज अ की वर्ड लिख लेना। कुछ नहीं, सिर्फ कीवर्ड में सिर्फ इतना लिखना है। हिप्पोक्रेट्स ने 4 टाइप्स की फ्लूइड्स के बारे में बात की थी, येलो बाइल, ब्लैक बॉइल, फेल्गम एंड ब्लड। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने उसके जिसमें जिसमें जिसका फ्लूइड ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग उसका टेम्परामेंट के बारे में बात की थी। टेम्परामेंट में क्या आ गया, कॉलरिक, मेलनकॉलिक, फैल्गमेटिक एंड सैंग्विन। अब उसकी पर्सनालिटी को उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन कर दिया। ब्लड की बात करें तो चीयरफुल, एक्टिव होंगे। फैल्गमेटिक में क्या होंगे, काम होंगे। ठीक है, मेलनकॉलिक की बात करें, ब्लैक बाइल ज्यादा होता है इसलिए सैड होंगे ये लोग, उनको जिंदगी के प्रति कोई आशा नहीं रह जाएगी। येलो बाइल की बात करें तो ये इरिटेबल होते हैं। ठीक, तो ये हिप्पोक्रेट्स की आपकी हो गई। उसके बाद आ जाओ आप यहाँ पे, ये नहीं देखना है, क्रिश्मर की टाइपोलॉजी पे आ जाओ। क्रिश्मर की टाइपोलॉजी में आ जाओ। क्रिश्मर की टाइपोलॉजी वाज अ जर्मन साइकेट्रिस्ट हु ऑन द, देखो इसको ऐसे भी लिख लो, मैं तुम्हें आपको ऐसे समझाती हूँ। अच्छा यहीं पे समझ लो, ठीक, चलो। क्रिश्मर जो थे, क्रिश्मर ने क्या किया था, मैं यही कीवर्ड्स में ऐसे ही लिख लेना। ठीक है, क्रिश्मर ने क्या दिया था, उन्होंने क्या किया था, जो उनके पेशेंट्स थे उनके ऊपर इन्होंने ये किया था, टेस्ट किया था, जिन्होंने उन्होंने जिसमें उन्होंने क्या किया था, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब फिजिकल बॉडी के बारे में यहाँ पे बात की थी। जिसमें इन्होंने पिकनिक टाइप की बॉडी के बारे में बात की थी, एस्थेटिक बॉडी के बारे में बात की थी, एथलेटिक बॉडी के बारे में बात की थी और डिसप्लास्टिक बॉडी के बारे में बात की थी। ठीक, पिकनिक वाले कैसे होते हैं, देखो पिकनिक वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। रुको एक मिनट, इसको ऐसे नहीं, रुको मैं बस समझा रही हूँ, 1 मिनट का टाइम देना, मैं इसको कीवर्ड्स में करा देती हूँ। 1 मिनट। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे। पर्सनालिटी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, पर्सनालिटी में हमने क्या देखा था कि ये क्या होता है, लैटिन वर्ड पर्सोना से निकल के आया हुआ है। ये क्या है, थ्योरेटिकल मास्क, ये सारी चीजें देख ली हमने। हिप्पोक्रेट्स का भी देख लिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी, चलो उसको रहने दो, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी भी देख लिया था। अब आ जाओ हिप्पोक्रेट्स की। हिप्पोक्रेट्स तो हमने लोगों ने देख लिया, हमको बात करनी थी क्रिश्मर के टाइपोलॉजी बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करनी थी, यहाँ पे मैं सिर्फ कीवर्ड्स लिखूंगी जिसके थ्रू आप याद कर लोगे। ठीक है, टाइपोलॉजी, क्रिस्मर की अगर टाइपोलॉजी के बारे में बात करें तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, 4 टाइप्स की दी थी। ठीक है, 1 2, 4 टाइप्स के बारे में बात की थी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले बात की थी
पिकनिक टाइप की, ठीक है। दूसरी बात की थी इन्होंने एस्थेटिक टाइप की, एस्थेटिक टाइप की बात की थी। फिर बात की थी एथलेटिक टाइप की, इसको ऐसे ही याद भी करना है, ठीक है। एथलेटिक टाइप की बात की थी। फिर बात की थी उन्होंने डिस्प्लास्टिक के बारे में, डिस्प्लास्टिक के बारे में, ठीक है। क्रिश्मर और शेल्डन का आप आपस में रिलेट भी कर पाओगे, अभी मैं एक चार्ट के थ्रू समझा दूंगी, ठीक है। पिकनिक की बात करें तो यहाँ पे क्या होते हैं, शॉर्ट और राउंड बॉडी होती है, शॉर्ट एंड राउंड बॉडी के लोग आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आते हैं, शॉर्ट और राउंड बॉडी। यहाँ पे क्या होते हैं, स्लिम, ठीक है। कैसे, और ये कैसे होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ये कैसे होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक। ये कैसे होते हैं, स्लिम होते हैं। जो एस्थेटिक वाले होते हैं वो स्लिम होते हैं, और कैसे होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। फिर आज जो एथलेटिक वाले में ये कैसे होते हैं, मस्कुलर होते हैं, मतलब उनकी बॉडी मसल्स वगैरह बनी होती है, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, मस्कुलर होते हैं। और इसके अलावा इनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, एम्बीवर्ट होती है, दोनों की पर्सनालिटी को लेके चलते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है, इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। जो बहुत हेल्दी होता है, स्ट्रॉन्ग बॉडी होता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें, ठीक। जब डिस्प्लास्टिक की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो तीनों चीजें हैं, ठीक है, ये तीनों चीजें वो उन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को ये शो नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो तीनों टाइप की हमने बात की है, डिस्प्लास्टिक वाले लोग इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं करते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, इम्बैलेंस्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं, इम्बैलेंस्ड होते हैं, अपने ही में ही उलझे रह जाते हैं कि कौन सी पर्सनालिटी है हमारी, ठीक। ये हो गई क्रिश्मर की। अब बात करते हैं, देखो शेल्डन की बात कर लेते, फिर मैं रिलेट करके बताती हूँ आपको, ठीक है। शेल्डन ने क्या बात की थी, देखो शेल्डन टाइपोलॉजी। आज हम ये टाइप अप्रोच वाली जो है आपकी, इसको कंप्लीट कर लेंगे और बाद में करेंगे, ठीक है। शेल्डन ने क्या था, तीन के बारे में बात की थी, ठीक है। तीन के बारे में सबसे पहले इसमें आता है एंडोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। देन आता है आपका एक्टोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। देन आता है आपका मेसोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, ठीक है। मैं उसको आपको स्लाइड के थ्रू भी समझा सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ आप कीवर्ड्स में इसको समझो, जब मैंने कीवर्ड्स में किया है तो, ठीक है। एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। जब हम एंडोमॉर्फ की बात करते हैं, ठीक है, अब इसको समझना, जब हम एंडोमॉर्फ की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, आपके सॉफ्ट होते हैं, फैट होते हैं, ठीक है, और राउंड बॉडी होती है इनकी, क्या होती है, राउंड बॉडी होती है ना। और ये क्या, अब इसको चार्ट के थ्रू अच्छा समझाती हूँ, ठीक है। एक्टोमॉर्फ की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, टॉल होते हैं, थिन होते हैं, है ना। और इनका फ्लैट चेस्ट होता है, ठीक है, फ्लैट चेस्ट होता है, ठीक। फिर बात करते हैं मेसोमॉर्फ में, बात करते हैं ये कैसे होते हैं, हैवी बोल सकते हो, और स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक। अब इसको देखो एक चार्ट के थ्रू मैं समझाती हूँ दोनों को, ये चार्ट बना लेना, ठीक है। एक मिनट को, जहां पे हम क्रिश्मर आएंगे, यहाँ पे आपके शेल्डन आएंगे, ठीक है। ये क्रिश्मर हो गए, लिख लेना पूरा। ये शेल्डन हो गए आपके पूरे, ठीक है। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक। इसको लिख लेना। जब क्रिश्मर की बात करते हैं एस्थेटिक की, इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। क्रिश्मर की जो बॉडी टाइप है वो किससे मैच करती है, शेल्डन के एक्टोमॉर्फ से। किसके मिलती है, एक्टोमॉर्फ से, ठीक है। एक्टोमॉर्फ की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, टॉल थे, थिन थे, फ्लैट चेस्ट था, तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ये कैसे होते हैं, लीन होते हैं, स्लिम होते हैं। और ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शेल्डन और जो और क्रिश्मर की टोपोलॉजी है, दोनों में क्या क्या सिमिलर होता है, ठीक है। लीन होते हैं, टॉल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एस्थेटिक के बाद एथलेटिक, एथलेटिक। ये किसके सिमिलर होते हैं, शेल्डन के, मेसोमॉर्फिक के, किसके, मेसोमॉर्फ के, ठीक। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हैवी, स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर बॉडी, है ना। ये सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक। और फिर आता है आपका पिकनिक। पिकनिक किसके सिमिलर होती है, आपकी एंडोमॉर्फ के। किसके सिमिलर होती है, एंडोमॉर्फ की। यहाँ पे कैसे होते हैं, यहाँ पे फैट होते हैं, ठीक है, राउंड बॉडी होती है आपकी, है ना।
ये यहाँ पे आ जाते हैं। फिर आ जाओ पिकनिक के बाद, पिकनिक हो गया, फिर आता है डिसप्लास्टिक। ठीक है, ये तो किसी को शो ही नहीं करते, ठीक है, खुद ही परेशान है अपनी पर्सनैलिटी से। ठीक, ये कैसे होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल बॉडी मतलब इम्बैलेंस पर्सनालिटी होती है ना, तो ये चीजें। तो ये आपकी शेल्डन हो गई, क्रिश्मर हो गई। ठीक, इसमें कोई दिक्कत। ठीक, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हिप्पोक्रेट्स पढ़ लिया आपका। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स पढ़ लिया। एक मिनट, आपको मैं ये भी समझा देती हूँ, पर 1 मिनट तो लगेगा, रुक जाओ। अगर हम बात करें, ये चीज समझ लो, थोड़ा सा आपको आसानी रह जाएगी फिर ये। हाँ, पर्सनालिटी जो हमें थ्योरीज पढ़नी है, ठीक है, जिससे आप आगे जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप इसको समझ पाओगे। ठीक है, पर्सनालिटी जो हमें थ्योरीज पढ़नी है वो कौन कौन सी पढ़नी, ये समझ लो पहले आप। ठीक, सबसे पहले थ्योरी हमें पढ़नी है टाइप अप्रोच। ठीक, जो जिसमें कौन कौन आते हैं आपके, हिप्पोक्रेट्स आते हैं आपके, शेल्डन आते हैं, क्रिश्मर आते हैं, है ना, ये सारे लोग इसमें आते हैं। तो ये आपकी टाइप अप्रोच थी। उसके बाद हमको पढ़ना है आपका ट्रेट अप्रोच। ट्रेट अप्रोच में कौन कौन लोग आएंगे आपके, ट्रेड अप्रोच में हम ओलपोर्ट, केटल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, फिर आते हैं आपके, ये क्लासिफिकेशन है, टाइप कम ट्रेड अप्रोच। ठीक है, टाइप कम ट्रेड अप्रोच में कौन लोग आएंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। टाइप कम और जो ट्रेड अप्रोच होती है आपकी, हाँ, टाइप कम ट्रेड अप्रोच में हम जो होती है वो फ्राइड वगैरह की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट को, फिर सॉरी, साइको एनालिटिकल हम फ्राइड के पढ़ेंगे। साइको एनालिटिकल में हम फ्रॉइड की पढ़ेंगे। साइको एनालिटिकल जो अप्रोच होती है वहां पे इसकी पढ़ेंगे। ठीक है, इसको ऐसे कॉपी में बना लेना, इसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमनिस्टिक फिर आता है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जहाँ पे मैस्लो वगैरह की थ्योरी यहाँ पे आती है आपकी। ठीक है, जो आपके सिलेबस में हम बेसिकली वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब अगर हम बात करते हैं वो थ्योरीज के बारे में, जैसे आपकी हो गई थ्योरीज जो टाइप अप्रोच को अडॉप्ट करती है, जिसमें हम हिप्पोक्रेट, क्रिश्मर, शेल्डन। ठीक है, अच्छा, जंग की नहीं पढ़ी, भी बता देती हूँ उसको भी। जंग की के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ट्रेट अप्रोच में किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑलपोर्ट को पढ़ेंगे, कैटल्स को पढ़ेंगे, इजैंग को पढ़ेंगे। फिर हम टाइप कम अप्रोच में हम क्या करेंगे, साइको एनालिटिकल थ्योरी आती है आपकी, फ्रॉइड भी आ जाती है। जो टाइप कम अप्रोच होती है उसी में आपकी ये वाली थ्योरी आ जाती है। फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में हम क्या पढ़ेंगे, मैस्लो की, कॉल रोजर की थ्योरी पढ़ेंगे। अच्छा, आपकी जो रह गई है इजैंग वाली, एक सेकेंड, एक थ्योरी रह गई है ना आपकी, कौन सी रह गई है आपकी, टाइप अप्रोच में ही हम लोग बात करते हैं जंग की थ्योरी की। ठीक है, उसको भी देख लेते, छोटी सी थ्योरी, वो भी देख लो एक मिनट के लिए, एक मिनट रुकना। हाँ, जब हम जंग की बात करते हैं, यहीं पे देख लो, जब हम जंग की बात करते हैं तो जंग ने क्या क्या था, दो के बारे में बात की थी। एक एक्सट्रोवर्ट के बारे में बात की थी, और किसके बारे में बात की थी, इंट्रोवर्ट के बारे में बात की थी। ठीक है, जो जंग की टाइपोलॉजी थी उसमें उन्होंने दो लोगों के बारे में बात की थी। एक बात की थी एक्सट्रोवर्ट, एक बात की थी एंट्रोवर्ट। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट कौन से लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो कह सकते हो कि बहुत, एक्सट्रोवर्ट को मतलब सोशल होते हैं, काफी ज्यादा सोशल होते हैं। ठीक है, और लोगों से आसानी से घुल मिल जाते हैं। ठीक, तो वो होते हैं हमारे एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, और इंट्रोवर्ट्स कैसे होते हैं, वो क्या होते हैं, शाय नेचर के होते हैं, ज्यादा सोशल नहीं होते, ज्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं है, कम बात करते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं एंट्रोवर्ट। ठीक, तो ये आपकी हो गई जंग की टाइपोलॉजी भी। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या आज देख लिया है आपका, यहाँ पे हम लोगों ने जो पर्सनालिटी पढ़ी थी, हाँ, पर्सनालिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी देख लिया, पर्सनालिटी की क्रिश्मर की टाइपोलॉजी देख ली, हिप्पोक्रेट्स का मैंने वहां पे समझा दिया था। ठीक है, क्रिश्मर की टाइपोलॉजी हो गई, हिप्पोक्रेट्स की हो गई, शेल्डन की हो गई, आपकी पर्सनालिटी थ्योरीज होती कौन कौन सी है वो सारी हो गई, इसमें जंग की टाइपोलॉजी हो गई आपकी। ठीक, तो हम लोगों ने टाइप अप्रोच को पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हमारी बस्ती है ट्रेट अप्रोच, जिसमें हम ऑलपोर्ट और कैटल के बारे में बात करेंगे, फिर फ्रॉइड के बारे में बात करेंगे, फिर मास्लो के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट रिवीजन सीरीज में लेके आएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम भी हो गया। ठीक है, तो
आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है ये आपको सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो और आपको ये जो मैंने रिवीजन का ये थोड़ा सा इस तरह का निकाला हुआ है लिख लिख के समझाने का, अगर ये आपको समझ में आ रहा है या कोई फीडबैक है तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिख के जाना। कैसा लगा सेशन प्लीज उसको बता के जाना, जिससे मैं आगे की जो रिवीजन सीरीज प्लान करूं तो उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करूं। अगर आपको इस तरह से समझ में आ रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज मैं स्लाइड में फिर लेकर आऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। ठीक है, थैंक यू। क्या हो गया?